हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करें हमारा मैथ सिलेक्शन सीरीज का लेक्चर 7। एक से लगाकर 6 लेक्चर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो जाके इस प्लेलिस्ट के अंदर में देख लीजिए। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के जितने भी 36 शिफ्ट के अंदर में पेपर आए हुए हैं वो सारे हम लोग एक एक करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर में 6 हमने ऑलरेडी कर लिए। ये हमारा 7वां मॉक है। ये हमारा 7वां जो टेस्ट पेपर आया हुआ है पीवाईक्यूज वो हम लोग करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग जो 25 सवाल करेंगे वो ट्रिक से फास्ट एक एक चीज़ में बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी लेके चलूंगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, ट्रिक्स भी, शॉर्ट अप्रोच भी, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। इसके साथ में आपको क्या होगा, आपके रिवाइज भी होते रहेंगे कॉन्सेप्ट, और सवाल भी होते रहेंगे, मॉक भी होते रहेंगे। तो आपको शुरू से एंड तक लेक्चर को पूरा देखना है। अब बात आती है कि आपको अगर मैथ्स के अंदर में इसके अलावा कुछ और भी कोई भी दिक्कत है, चाहे मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, आपको शुरू नहीं कर पा रहे, आप रिवाइज कैसे कर रहे हो, कुछ भी टाइप का दिक्कत है, तो मैंने मैथ्स स्ट्रेटजी का वीडियो 4 से 5 दिन पहले लॉन्च किया था इस चैनल के ऊपर में। अब वो जाके देखिए। अभी ये चैनल नया नया स्टार्ट ही हुआ है, फिर भी उस वीडियो के ऊपर में 60,000 अभी तक लोगों ने उसको देख लिया, और अपने टेलीग्राम ग्रुप को भी बहुत जनों ने ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब भी बहुत जनों ने किया है। तो आप ये मान के चलिए कि वो वीडियो बहुत ही अच्छा है। उसके कमेंट्स भी आप पढ़ सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है सबको। वो वीडियो आप पूरा देखिए, आपको मैथ्स के अंदर में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है तो वो वीडियो आपको सॉल्व करके देगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैथ सिलेक्शन सीरीज के अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये जो 2025 सीजीएल का प्री होने वाला है उसको हम लोग टारगेट लेके हम लोग आगे ये सारा का सारा 24 का शिफ्ट कर रहे हैं। 2024 के जितने भी पेपर आए हैं वो हम लोग कौन सा शिफ्ट कर रहे हैं, आज कर रहे हैं हम लोग 11 सितंबर 2024 की शिफ्ट 1 कर रहे हैं। 9 तारीख के और 10 तारीख के हमने सारी जो तीन शिफ्ट आई है वो तीनों के तीनों हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, तो हमारे 6 पेपर तो हो चुके हैं। ठीक है, आज हम 11 तारीख का करते हैं। आगे बढ़ते हैं। और हम जो भी स्टार्ट से देख रहे हैं इस सीरीज़ को, उनको पता होगा कि हम लोग एक टारगेट लेके चले हैं। टारगेट हमारा क्या है, हमारा टारगेट स्कोर हम लोग लेके चले कि प्री में हमें 50 में से 50 लाने हैं, और मेंस के अंदर में हमें 90 आउट ऑफ 90 लेके ही आने हैं। कैसे भी करके हमें लेके आने हैं। अगर आप का सिलेबस खत्म नहीं है तो वो करते रहिए, और साथ में ये करते रहिए, और 2023 के मॉक देते रहिए। उससे आपको हर तरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 2024 मैं करवाना सिखा दूंगा आपको, मतलब कि आपको सारे शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह वगैरह अटैम्प्ट कैसे करते हैं आप सीख जाओगे। 23 आप खुद करो, ये प्रैक्टिस हो जाएगी, और उसके बाद में सिलेबस आप साथ में करते रहो। ठीक है, उसके बाद में आपको ये पता ही होगा, जो भी पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो भी नए स्टूडेंट हैं आप वो भी देख लीजिए। मेरे मेंस के अंदर में इस साल 90 में से 90 आए हैं मैथ्स के अंदर में, मेंस में। ठीक है, तो आप ये इंश्योर कर लीजिए कि मैं जो बताऊंगा वो अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका भी इसके निकट स्कोर चाहे हो सके तो 85 87 के आसपास, नहीं तो फिर आपका 90 आउट ऑफ 90 भी आपके आने के पूरे चांस है। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये है। तो मैं आपको सब कुछ चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। और इससे पहले आप एक चीज़ जो नए हैं वो ये भी देख लीजिए कि मैं 25 सवाल करवाने वाला हूँ। 25 जो इस शिफ्ट के अंदर में आए हुए हैं। मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए ये भी बता देता हूँ कि 1 से 20 तक के सवाल रहेंगे। वो इस शिफ्ट के जो मुझे लगते हैं कि ये इजी है वो मैं 1 से 20 में रख रहा हूँ, और जो मुझे लगते हैं कि यार थोड़ा अच्छे सवाल हैं वो 21 से 25 में रख रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप तो बहुत 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1 से लगाकर 20 तक के सवाल आपको आते होंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट 21 से 25 भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मैं एक एक सवाल के अंदर में अलग अलग नए नए मेथड ट्रिक्स वगैरह भी बताता रहता हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं पूरा ही देखूँ तो आप पूरा ही देखिए, आपको नई नई चीज़ें भी बहुत सारी पता चलेगी। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है, जो इंग्लिश मीडियम वाले वो इंग्लिश में पढ़ लें, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लें। 999 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए। ठीक है, कौन सी जोड़ी जाए ताकि वो 99 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, मतलब कि कौन सी संख्या ऐड की जाए जिससे कि 99 से डिवाइड हो जाए ये नंबर, मिनिमम नंबर, ये चीज़ ध्यान रखना। अब हमें लगभग हमें दिख ही रहा है कि भाई 999 को और 99, तो 99 का लगभग आपका 10 गुना तो ये है ही। 10 गुना क्या होता है, 990, उससे तो ज़्यादा ही है ना, 990 से तो ज़्यादा ही है। अब क्या हुआ, अब हमें 11 से मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, 990 तक तो आपको पता है। अब बचा हुआ कितना है, 9, लेकिन हमें 99 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब 99 में से 9 तो इसमें ऑलरेडी है, तो हमें 99 में से जब 9 हटा देंगे तो 90 ही तो जोड़ना पड़ेगा, आ जाएगा आगे वाला, तो 90 हमारा आंसर हो गया। अंडरस्टूड ना। आपको ये भी कर सकते हो कि 99 को 11 से मल्टीपल करो, उसके बाद में आपका ये 99 करके 9 9 18 1 9 1 10 1090 आएगा, फिर इसमें से 9 से 99 माइनस करो तो भी आ जाएगा आंसर। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, ये सवाल है x प्लस 1/x आपको दिया हुआ है, x प्लस 1/x दिया हुआ है 2√10। अब आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, प्लस x प्लस 1/x। अगर मैं इसको डायरेक्ट क्यूब करूँगा ना तो आपका क्या आएगा, x³ प्लस 1/x³। अंडरस्टूड, ये आएगा, लेकिन हमारे पास ये नहीं आएगा।
तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक क्या होगा आपका धीरे धीरे टफ पढ़ने लग जाएगा आगे जाके कैलकुलेशन के अंदर में, और एक आपका बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपको आप ये चीज़ को देखिए कि आपको जो ये टफ पढ़ने लगेगा ना, तो आपको ये चीज़ को देखना है कि आपको ईजी कैसे बनाना है। आप देखो दोनों का अंतर समझना, मैं दो तरीके से इसको करूँगा। पहले मैं ईजी तरीके से जाता हूँ, पहले मैं सॉरी हार्ड तरीके से जाता हूँ, तो आपको थोड़ा अंतर समझ में आएगा। मैं क्या करता हूँ, पहले एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स प्लस 1/x³ निकाल देता हूँ। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, के क्यूब माइनस 3k। अंडरस्टूड? ये आपको नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, के क्यूब माइनस 3k। अब मैं इसका के क्यूब करूँगा तो 2√10 क्यूब माइनस 3 इंटू के मतलब 2√10। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता है ना, इसका मतलब आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको सिलेबस खत्म नहीं करवाऊंगा यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, थोड़ी थोड़ी चीज़ें साथ साथ में ऐड करता जाऊंगा। तो आप ये भी है कि आपको इसको ध्यान रखें कि सिलेबस तो आपको ही करना है, ठीक है। सिलेबस मैं अभी इस PYQ में नहीं करवा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका। अब इसको कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 10 करेंगे तो 80, 80√10, ठीक है, माइनस आपका 3 के 3 दूनी 6√10, तो आपका हो गया ये 74/10। तो ये क्या आया, ये आया x³ प्लस, ये आया x³ प्लस 1/x³। और आपको एक चीज़ और पता है कि अगर आपके पास में ये दिया हुआ है a प्लस 1/a, और इससे अगर आपको निकालना है a माइनस 1/a, तो आपको क्या करना है, आपका इसका फॉर्मूला होता है √k² माइनस 4। तो हमारे पास प्लस दिया है और उसी पावर के अंदर में हमें क्या निकालना है, हमें माइनस निकालना है, x³ माइनस 1/x³। तो ये हार्ड वाला बता रहा हूँ, ईजी भी बताऊंगा इससे, लेकिन मैं हार्ड वाला इसलिए बता रहा हूँ, आपको आपकी गलती पता होनी चाहिए कि मेरे को क्या नहीं करना है, क्योंकि आपको क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि यही चीज़ें नहीं पता होती, तो मैं ये भी बता देता हूँ। तो अब इससे मेरे को ये निकालना है, तो इसका मतलब मुझे ये k हो गया और ये फॉर्मूला हो गया। तो अब मेरा हो जाएगा √k², k² मतलब 74/10 का स्क्वायर माइनस 4। जब आप ये करोगे ना तो आपके पास में कोई नंबर आएगा, मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन यहीं पर मैं बोल रहा हूँ कि ये हार्ड बन रहा है। तो अब ये हार्ड बन रहा है ना, हार्ड बन गया ना। अब मैं ये करूंगा तो भी आंसर आ जाएगा, कुछ नंबर आएगा और उसका जब आप अंडर करोगे तो आप इसमें से कुछ ऑप्शन आ जाएगा अंडर, ठीक है। तो अब आप देखो ये तो हार्ड बन गया, लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको पहले ही क्या करना है, पहले ही इसको बदल देना है, x माइनस 1/x में बदल देना है। यहाँ पे ईजी है ना बदलना, छोटा नंबर है, फिर आप इसका क्यूब करोगे तो ऑब्वियसली डायरेक्ट आ ही रहा है x³ माइनस 1/x³। बाद में बदलने से ज़्यादा अच्छा है कि पहले बदल दो, तो आप पहले बदलो। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला तो वही रहेगा, √k² माइनस 4। तो √k², इसका स्क्वायर करोगे तो 2 दूने 4, 4 10 40, 40 में से 4 गया तो हो गया 36, √36 मतलब हो गया 6। देखो अब आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। 2√10 का स्क्वायर माइनस 4, तो यह हो गया 2 दूने 4, 4 10 40, 40 माइनस 4 36, 36 का 6 हो गया, तो 6। अब आपका क्या हो गया, x माइनस 1/x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ तक तो आपको ठीक हो गया। अब इसका आपको क्यूब करना है, तो इसका क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है, k³ प्लस 3k। ध्यान रखना, पिछला वाला k³ माइनस 3k था, वो सब क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब आपको लेक्चर्स के अंदर में पता रहेगा। इसको मैं क्यूब करके ये रहेगा k³ प्लस 3k, ये आपका ये निकालने का है। तो इसका k³ मतलब 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू k मतलब 6, तो ये हो गया 216, 6 के 200 हाँ 16 प्लस 6 18, तो ये आपका हो गया 234। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट। एक व्रत में 2 जीवाएं mn और pq है। एक व्रत है, इसमें 2 जीवाएं हैं mn और pq, ऐसे क्रॉस कर रही है mn pq, o पर प्रतिच्छेद करती है, o पर। यदि mo 9 है, mo 9 है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ, वैसे इतना आता होगा लेकिन बहुत ईजी है जैसे भी। mo 9 है, on 5 है, on 5 है, oq 6 है, oq 6 है, OP याद करना है। सबसे इजी सवाल है, मेरा मैथ्स का जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो था उसमें मैंने ऐसे करके बताया था आपको, अगर देखा हो तो, कि ऐसे ऐसे क्रॉस करिए, A इंटू बी बराबर C इंटू डी, बताया था ना, जिसने देखा है उसको पता होगा। ये रिपीट होता है, मैं बोला ही था, ये देखो 2024 में आया हुआ है। तो ये क्या होता है, इधर वाला मल्टीप्लाई करो और इधर वाला मल्टीप्लाई करो, दोनों बराबर होते हैं। तो 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 बराबर हो जाएगा, इसको मैं x मान लेता हूँ, तो 9 इंटू 6 ही था ना, इधर वाला 5 था, सॉरी 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 बराबर हो जाएगा x इंटू 6। अंडरस्टूड ना? जैसे ऐसे कोई क्रॉस करे तो इसका मल्टीप्लाई इंटू इसका मल्टीप्लाई बराबर होगा इसका मल्टीप्लाई इंटू इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, ये होता है। तो अब आपका क्या हो गया, ये हो गया 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 5 15 बटा 2 7.5, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ट्राइंगल, ये आपका ये है राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसके अंदर में राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, सी के ऊपर में बन रहा है। तो अब ये कोई राइट एंगल है, इसका ट्राइंगल यहाँ पे सी बन रहा है, ये मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, ठीक है। tan a बराबर √3 है, tan a अगर √3 है, इसका मतलब a √3 है, ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है।
देन द वैल्यू ऑफ द साइन ए, और इस पूरी गाथा का आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। लेकिन इसको आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी ऐसा कुछ लंबा लंबा दिखे ना तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखने मत लग जाओ, पहले उसको सॉल्व करो कि आपको दिया क्या है। अब आपको देखो ये दिया है साइन ए कॉस बी और ये, तो अब आप सोचो कि कॉट ए प्लस बी को नजर मारो, ए प्लस बी, अब सोचो कि ये तो 90 है तो ए प्लस बी मिला के भी तो 90 ही होगा ना, 90 और 90 180 होता है, टोटल ट्राइंगल का सम क्या होता है 180 होता है एंगल का, तो 90 तो ये हो गया, तो बाकी इन दोनों का सम क्या होगा 90 होगा। लेकिन कॉट 90, अब ये मल्टीप्लाई में क्या है ए प्लस बी मतलब 90, तो कॉट 90, कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है 0, टेन जीरो क्या होता है 0 होता है, तो कॉट 90 क्या होता है 0 होता है, तो ये 0 होता है, तो ये 0, आपको कहीं कुछ वैल्यू नहीं रखना है। नॉर्मली कैसे करते हैं, फिर आप इसको अगर गौर से नहीं देखोगे ना तो फिर क्या करोगे, साइन ए की वैल्यू रखोगे, साइन ए के √3/2 रखोगे, फिर आप ऐसे कॉस बी के अंदर में आप इसका वैल्यू रख के फिर इसका रखने लगोगे √3/2, इसका भी यही करोगे आप। कॉस बी में ध्यान रखना, कॉस बी में बी को इसको आपको लेना एंगल, और इसके सामने वाला ये आपका हाइट हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं पता है तो कॉस बी जब करोगे ना तो बी के सामने वाला एंगल के सामने वाला क्या होता है हाइट, और उसके साथ वाला होता है बेस, और बाकी वाला होता है हाइपोटेनस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 0, थोड़ा वैल्यू देखना, आपको टाइम पास नहीं करना है। आगे, एक आयताकार आंगन 4 मीटर और 95 सेंटीमीटर लंबा है और 16 और 65 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस समान आकार की वर्गाकार टाइल, वर्गाकार मतलब स्क्वायर टाइल, आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल वाला एक प्लॉट है जिसका साइज दिया हुआ है, उसके अंदर में क्या करनी है कि आपको टाइल्स बिछानी है जो कि स्क्वायर की है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आंगन को पक्का करने के लिए आवश्यक ऐसी वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या है, कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द टाइल्स विच इज रिक्वायर्ड टू पेव द रेक्टेंगल कोर्टयार्ड। ठीक है, ये आपका सवाल है। ठीक है, तो अब आपका क्या है कि अब यहाँ पे चीज़ क्या है कि अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐसे केस के अंदर में लेना होता है HCF। ठीक है, HCF लेना होता है। अब बात ये आती है HCF कैसे ले, ये तो पॉइंट्स में हो गया। एक ये चीज़ तो आपको पता है ना, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या लिखूँ, 4 मीटर और 95 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4.95 मीटर, ये लिख सकता हूँ 4.95 मीटर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 16.65 मीटर। अंडरस्टूड, 16.65 मीटर। अब 16.65 मीटर जो है, अब इन दोनों का क्या लेना है हमें HCF। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ये सोचो कि आपको लग रहा होगा कि यार ये तो पॉइंट में हो गया, पॉइंट में कैसे होता है HCF, तो आपको पॉइंट में रखना ही क्यों है, आपको सेंटीमीटर में बदल दो इसको, आपको रखना ही क्यों है, आपका आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो आपको ये 495 लिख देता हूँ ना, 495 सेंटीमीटर, और ये हो गया 1665 सेंटीमीटर। इतना तो आपको समझ में आया। अब देखो HCF मैं कैसे निकालता हूँ, थोड़ा फास्ट समझना। आपको कैसे निकलता है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। वैसे मैं जो डिफरेंस का मेथड जो उस वीडियो में बोल रहा था स्ट्रेटजी वाले में, वो अलग था, यहाँ पे इस डिफरेंस का लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल से थोड़ा इजी होगा। लेकिन अब इसको समझो कि इसको भी आप कैसे करो, ऐसे मत करने बैठ जाना, ऐसे 495 फिर 1665 ऐसे मत करने लग जाना, ये सब टाइम पास है। ठीक है, ऐसे मत करना। अब इसमें ये सोचो कि 495 देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि HCF जल्दी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये सब मैं बड़ा तेज हूँ तो आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, 495 देखो छोटा नंबर है, 1665 बड़ा नंबर है। HCF क्या होता है, छोटे नंबर का ही कोई ना कोई क्या होता है मल्टीपल होता है, मतलब आप मल्टीपल नहीं, आप इसको बोलो गुणनखंड होता है। ठीक है, 495 के ही कुछ गुणनखंड होते हैं जो कि आपके HCF बनेगा। अब सोचो कि या फिर 495 छोटा है या इन दोनों का डिफरेंस छोटा है। ऑब्वियसली ये तो डिफरेंस तो 1200 के आसपास आ रहा है, तो इससे अच्छा तो 495 ही छोटा है। तो अब ये देखो कि 495 इसके अंदर में क्या क्या मल्टीपल छुपे हैं। आप ये देखो कि ये 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, इतना तो आपको दिख ही रहा है। चलो ये 5 तो मैं मान ही लिया कि आ रहा है। अब थोड़ा जोड़ के देखते हैं, 9 और 4 13 और 5 18, इसमें हो रहा है 6 और 6 12 5 17 और 1 18। इसका मतलब जब 18 सम बन रहा है दोनों का, इसका मतलब 9 तो आ ही रहा होगा ना दोनों में। देखो ऐसे करना है आपको, डिवाइड कुछ नहीं करना है। 5 दिख रहा है, दोनों जोड़ा 9 दिख रहा है। अगर मान लो कि 1 का 12 बनता है, 1 का 15 सम बनता है, तो इसका मतलब 3 है, फिर 9 नहीं है, 18 आ रहा है मतलब 9 है। अब सोचो कि नंबर 45 तो मैं बाहर निकाल दिया। अब 45 एक बार इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या गया, 45 1 का 45, 45 1 का 45, और उसके बाद में 45 बचा 45 से, तो मतलब ये 5 × 9 × 11 है। इतना तो समझ आ रहा है। अब सोचो कि क्या इसमें भी 11 है, इसमें 11 है क्या, 6 और 5 11, 6 और 1 7, 11 में 7 गया 4, तो इसमें तो नहीं है 11। इसका मतलब 5 और 9 ही है जो दोनों में है, इसका मतलब इसका HCF 45 है। कुछ समझ में आया, मैंने ऐसे नहीं किया, ये मेरे को मैं आप समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, बाकी मैं तो ऐसे देख के ही कर दिया था। तो आपको 45 इसका HCF है। अब इसका HCF अगर 45 है तो इसका मतलब आपको क्या बोल रहा है, कितने वर्गाकार टाइल है। अब इसको अगर आपको बेसिक इतना कमजोर है तो वो भी देख लो। ये आपका रेक्टेंगल है, इसके अंदर में ऐसी टाइल्स आ रही है, ऐसी वर्गाकार टाइल्स आ रही है। ठीक है, स्क्वायर वाली टाइल्स आ रही है। तो अब इसका जो
रेक्टेंगल का जो एरिया होगा ना, जो ग्राउंड का एरिया होगा, ग्राउंड का एरिया होगा ना, उस पूरे एरिया के अंदर में तो टाइल्स आ जाएगी। तो टाइल्स का एरिया बराबर ग्राउंड का एरिया, तो टाइल्स का एरिया, अब नंबर ऑफ द टाइल्स मान लो ये है, और टाइल्स का एरिया क्या हो गया 45 इंटू 45, और इसका एरिया बराबर किसका होगा, इस ग्राउंड के एरिया के। ग्राउंड का एरिया क्या है 495 इंटू 1665। अब देखना, अब मैं यहाँ पे एक और ट्रिक बता रहा हूँ। आप हमेशा चीज़ ध्यान रखो, कैलकुलेशन कैसे इग्नोर करना। आपको ये भी भारी लग रहा होगा, आपको कहना है 45 से तो मैं काटा ही था, 11 आ रहा है। अब आपको पता ही चल रहा है कि भाई 11 तो और कहीं भी कटा हुआ नहीं दिख रहा है, ये 11 का मल्टीपल तो होगा ना, एन 11 का मल्टीपल होगा ना। आपको गुणा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पे। अब आप सीधा सीधा देखो, 7 4 11, एक तो मुझे यही पहले सबसे अपने ऑप्शन में ये दिख रहा है। अब देखो कहीं और बन रहा है क्या, 8 9 10 11, 11 में से 8 गया, नहीं है। 9 4 13 में से 4 गया, नहीं है। 8 7 15, 15 में से 7 गया, नहीं है, नहीं है ना, हो गया। 11 का मल्टीपल है ही नहीं कोई, चलो हो गया 407। तो यहाँ कैलकुलेशन नहीं करने बैठ जाना है। तो कहने का मतलब करना होता है, कभी कभी करना होता है कैलकुलेशन, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। यही होता है जब एग्जाम्स के बाहर आप आओगे फिर बोलोगे अरे यार कैलकुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड आई थी कैलकुलेशन। ध्यान रखना, मेरे शिफ्ट के अंदर में 3 सवाल 4 सवाल हर किसी ने छोड़े थे, मैक्सिमम जिससे भी मैंने बात की थी मैंने छोड़ा नहीं था, बात ये ध्यान रखना। और मैंने इवन 3-4 मिनट पहले मेंस का कर लिया था। तो ये कैलकुलेशन का ही है। लोगों ने पॉपुलेशन के सवाल छोड़े थे क्योंकि वहाँ पे उन्होंने डिजिटल सम नहीं लगाया। लोगों ने कभी कभी वो जो आता है ना वॉल्यूम और एरिया वाला, उसमें 11 का डिवीजन नहीं देखा। तो ये सब देख लिया करो थोड़ा, ठीक है। मैं हर की वीडियो में आपको बता ही रहा हूँ। एक वृत्ताकार ट्रैक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं 25 और 28 है, मतलब कि आपके इनर और आउटर रेडियस दिया हुआ है। 28 प्रति वर्ग मीटर की दर से ट्रैक को समतल करने की लागत कितनी होगी, ये उपयोग कीजिए। अब ऐसे सवालों में देखो कि कहीं अप्रोक्स आंसर तो नहीं है, ये कोई अप्रोक्स आंसर नहीं है, यहाँ पे बोला भी नहीं है अप्रोक्स आंसर, ये रुपए एग्जैक्ट बोल रहा है, ये बोल भी रहा है कि ये लो, कोई नहीं है। अब आपको सोचो कुछ भी हो, फालतू है सब कुछ, फालतू है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मुझे बताओ, ये जब लास्ट में होगा ना तो पहले मैं क्या निकालूंगा, एरिया वगैरह निकलेगा और एरिया मल्टीप्लाई होगा 28 से जाकर, ये मेरा लास्ट स्टेप है। और एरिया जब मैं निकालूंगा तो इसमें पाई आएगा, और पाई आएगा मतलब 11 आएगा, और 11 आएगा मतलब 11 का मल्टीपल होगा, सीधा 11 का मल्टीपल देखो और काम खत्म। 11 का अगर मान लो ये नहीं आता ना तो अब मैं इसमें 7 का मल्टीपल भी देख लेते। मुझे पता है 7 इंटू 4 आएगा, तो 7 का मल्टीपल भी देख सकते थे। अब मुझे ये भी पता है कि ये 4 आएगा, तो मैं 4 का मल्टीपल भी देख सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखना। बस एक चीज़ का और यहाँ पे दिक्कत हो सकता है कि यहाँ पे एरिया में 22/7 आएगा ना, तो 7 7 कट ना जाए, थोड़ा ये सब भी ध्यान रखना है कि 7 7 कट गया फिर 7 का मल्टीपल नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत चीज़, हमेशा हर चीज़ को ध्यान रखना है कि मेरा ट्रिक कहाँ तक जा रहा है और कहाँ फेल हो जाएगा। तो 11 का मल्टीपल तो मुझे पता है कहीं नहीं कटने वाला है, तो 11। अब मैं 11 चेक करता हूँ जल्दी जल्दी। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 5 और 6 7, तो ये नहीं है। 9 और 10 11, 11 और 1 12, और 9 और 10 11 12, एक तो ये बन रहा है। 9 10 11 और 1 12, 12 में से 3 गया, नहीं बन रहा है। 5 और 3 8 और 1 9, 7 5 12, नहीं बन रहा है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। सवाल पढ़ा, आंसर हो गया, मैं तो कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे ही करना है। अब बात ये आती है कि ये सवाल होगा कैसे, ठीक है। ये सवाल ऐसे होगा कि ये बोल रहा है एक सर्कल है, एक इनर सर्कल है, यहाँ से 2 रेडियस है, एक ये रेडियस है और एक बाहर वाली रेडियस है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस ट्रैक का निकालना है। तो इसका एरिया क्या होगा, बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया। बड़े वाले का एरिया क्या होगा, पाई तो कॉमन ले लिया मैंने, इसका आर स्क्वायर माइनस इसका आर स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, ये रेडियस का स्क्वायर हो गया। ये तो मेरा एरिया निकल गया, इंटू हो जाएगा 28। तो ये सब कर लेना, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वही आएगा उत्तर। आगे, एक टैंक को भरने के लिए 2 पाइप है। एक टैंक को भरने के लिए 2 पाइप है, दोनों मिलकर टैंक को 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों मिलकर टैंक को 15 मिनट भर सकते हैं। देखो मान लो पी और क्यू 2 पाइप है, ये दोनों मिलकर 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक पाइप दूसरे पाइप का 1.5 गुना तेजी से टैंक को भरता है। अब यहाँ पे भी एक ट्रिक समझो, 1.5 गुना का मतलब आपको भी ये मत लिख देना कि 1 है तो ये 1.5 है, ऐसे नहीं लिखना है। ऐसे लिखने से हम अपने आप की कैलकुलेशन हार्ड बनाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। हमें क्या लिखना, हमें इस तरह से नहीं लिखना। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से छोटी छोटी माइक्रो सेकंड, अभी तो क्या 2 महीने पड़े हैं ना, प्रैक्टिस ऐसे क्या करो। 1.5 गुना बोला है ना तो आप 2 रख के यहाँ को 3 रखो, डायरेक्ट ही ऐसे आना चाहिए। बाद में मल्टीप्लाई वगैरह कर ही लोगे, लेकिन आपके ध्यान रखो कि एक दूसरे पाइप का 1.5 गुना तेजी से टैंक भर सकता है। तो तेज पाइप अकेले टैंक को कितने में भर सकता है। मैं चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, मुझे पता है कि आप ऐसे ही मतलब मैक्सिमम जो ना ऐसे ही करते हैं, 1.5 लिख देते हैं क्योंकि 1.5 लिखा है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मतलब ये प्रॉब्लम्स पता है, तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये चीज़ों को गौर करते रहिए। मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस से, PYQ से ये सब चीज़ें मैंने सीखी है। आगे, तो तेज पाइप अकेले टैंक को कितने में भर सकता है। आप सोचो कि भाई ये 3 और 2 दोनों मिलकर मेरे को 15 मिनट में भर सकते हैं, मतलब कितना लीटर भर दिया होगा। 3 और 2 5, 15 मिनट में 75 लीटर इन्होंने भर दिया होगा। अब तेज पाइप कितने मिनट में भर सकता है, तेज तो 3 है, 3 का क्या 5 5 25, 25 आंसर हो गया, 25 मिनट में भर देगा, ठीक है, हो गया। अगर कुछ भी
इतना धीरे में भी नहीं समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखना सिलेबस पहले करो। अब एक चीज़ ध्यान रखो, हमें पता है कि साइन कॉस का उल्टा होता है, उल्टा मतलब ऐसे उल्टा मत समझ लेना, सॉरी, साइन कॉस का 90 में बोल रहा हूँ, 90 डिग्री वाली में क्वेश्चन है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, मैं ये बोल रहा हूँ। साइन कॉस का होता है, कॉस अगर मैं ये करूँगा तो साइन आ जाएगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा, सेक कोसेक में होगा, कोसेक सेक में होगा, ये तो आपको आता होगा, चलो ये तो आता है आपको। अब चीज़ ध्यान रखो कि अगर आपका थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री में, कल वाला सवाल एग्जैक्ट ऐसा ही है, थीटा और अल्फा अगर 90 डिग्री हो रहा है ना तो वो डायरेक्ट एक दूसरे में सेम बन जाएगा, तो कट जाएगा। अब सेक 35 है ना, ये देखो 35 और 55 90 बन रहा है, तो 90 बन रहा है तो सेक कोसेक में बदल सकता है, सेक 35 को मैं कोसेक 55 भी लिख सकता हूँ, कहने का मतलब, तो ये कट जाएगा, ये भी सेम हाल है, ये भी कट जाएगा, तो 1 - 1 0 आएगा। ऐसे में मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना, अगर ये भी नहीं आता है तो आप बहुत पीछे हो, तो अभी पूरा सिलेबस करो। यदि एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप 36 इकाई है, परिमाप मतलब क्या हो गया कि आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर किसका, एक समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड क्या होती है, सेम होती है, ए ये होता है ना, तो 3a बराबर हो गया 36, तो a बराबर हो गया 12 तो उसकी साइड हो गई। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 × 12 × 12 क्या होता है, एरिया होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 4 × 3 = 12, 12 × 36 √3, 36 √3। अब देखो यहाँ पे सिली कैसे होता है, थोड़ा समझना, सिली क्या होता है, सिली होता है 12 × 36 √3, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है 36 √2। मैं सच बता रहा हूँ, कम से कम 2-3% लोग ऐसे जरूर होंगे जो 36 दिखते ही जल्दी, 36 में क्या होता है तेज ही होती है, एग्जाम में बहुत बड़ा फास्ट चलता है हाथ, तो वो ये टिक करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, इसी चीज़ को आपको इग्नोर करना है कि मैं वो चीज़ ना करूँ। आंसर अगर आया है ना तो आंसर भरने में आप इतना जल्दबाजी ना करो कि 1 सेकंड बचाने के चक्कर में 3 नंबर गंवा दो, ठीक है। मेंस के नंबर 3 प्री में 2, ठीक है। आगे, एक बेईमान व्यापारी अपने किराने का सामान ऐसे वजन का उपयोग करके बेचता है तो वास्तविक वजन से 12% कम है। अब यहाँ पे एक और चीज़, 12% कितना होता है, अब आप लिखने में तो ये भी लिख सकते हो 12% कम है मतलब 88/7। अब आपकी अगर थोड़ी प्रैक्टिस और अच्छी है तो 12% का मतलब और क्या होता है, 12% का मतलब होता है 25 के, मतलब आपके 4 का 3 गुना है, और जब भी 4 आता है ना तो इसका मतलब बट्टा में 25 रखना है, और 3 गुना है, 3 गुना है इसका मतलब कितना हो गया, 3 कम कर देना है तो 22 हो गया। ये काट के भी यही आएगा, लेकिन काटना क्यों है ना, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि डायरेक्ट आ जाए, ठीक है। तो ये आपका 22-25 है। अब समझो क्या बोल रहा है, तो वास्तविक वजन से 12% कम है। अब आपको अगर बेईमानी के सवाल नहीं आते तो मैं आपको बड़ा इजी वाला वे में तरीके से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चीज़ समझो, सबसे पहले आपको करना है कि बेईमानी वाले सवाल में ये समझो कि गया क्या आया क्या, समझो गया क्या आया क्या। मैं दुकानदार हूँ, मैं मान लो बेईमान हूँ, तो मुझे क्या करना है, मैं ये सोचूंगा कि मेरे पास से कितना माल गया और मेरे पास उस माल के रिस्पेक्ट में कितनी चीज़ आई, ठीक है। अब सोचो कि मैं अगर 25 रुपये का सामान 27 में बेच रहा हूँ, तो मेरे पास से गया क्या, गया तो मेरे पास 25 रुपये का ही सामान गया, लेकिन मेरे पास आया क्या, 27 रुपये आ गए। आप मान लो ग्राहक हो, मैं अब दुकानदार हूँ, मैं 25 रुपये का सामान आपको दिया, ठीक है। तो मतलब मेरे पास में कोई सामान 25 का है लेकिन मैं आपको 27 में दिया, तो मेरे पास से गया 25 रुपया, आया 27 रुपया, तो पहला तो ये बेनिफिट हो गया। अब मैं बोला यार मैं तो बेईमान हूँ, मैं 1000 ग्राम की चीज़ को 800 ग्राम की चीज़ को 1000 ग्राम दे के बेच रहा हूँ, तो मेरे पास गया क्या, गया तो मेरे पास 800 ग्राम की दाल ही गई है, लेकिन आई क्या, मुझे 1000 ग्राम का पैसा दे के चला गया ग्राहक, तो मतलब आया क्या, आया तो 1000 ग्राम का पैसा, गया क्या, गया तो 800 ग्राम का ही ना, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे भी फायदा हो रहा है, अंडरस्टूड ना। तो हमेशा ध्यान रखो गया क्या आया क्या है, आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी होता है इधर वाली चीज़ इधर लिख देते हैं, इधर वाली चीज़ इधर लिख देते हैं, फिर आपका दिक्कत होता है कि यार कौन सी चीज़ इधर लिखनी है, कौन सी चीज़ इधर लिखनी है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखो, गया क्या आया क्या। आप ये समझो कि पहले ये समझो कि इधर से मैं लिखता हूँ गया क्या मतलब मेरा खर्चा कितना हुआ, यहाँ समझो कि आया क्या मतलब मेरा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये इसी सिक्वेंस में लिखा करो, आदत झेल लो, आदत मतलब मैं सॉरी स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ थोड़ा। तो ये देखो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि इधर तो लिखूँगा मैं गया और इधर लिखूंगा मैं आया, ठीक है। इधर लिखूंगा गया और इधर लिखूंगा आया, तो पहले गया लिखूंगा फिर आया लिखूंगा, पहले मेरी चीज़ लिखूंगा फिर आपकी चीज़ लिखूंगा कितना आ रहा पैसा। अब गया में क्या लिखूंगा, 12% कम वास्तविक वजन से वो 12% कम दे रहा है मतलब फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा माल तो कितना जा रहा है, मेरा माल तो 22 ही जा रहा है, लेकिन मेरे पास दुकानदार मतलब वो जो ग्राहक है वो 25 का पैसा दे के जा रहा है। इतना समझ में आ रहा है, 22/25 है ना, तो 22 का तो मेरा माल जा रहा है, लेकिन हो कितना रहा है, मेरे को 25 का हो रहा है, ठीक है, 25 का पैसा देके जा रहा है, और 10% का लाभ भी अर्जित करता है। 10 रुपये की चीज़ वही 11 में भी बेच रहा है, उसके पास से क्या गया, उसके पास से 10 रुपये की चीज़ गई, लेकिन आया क्या, आया तो उसके पास 11 रुपये का पैसा।
समझ में आ रहा है ना, क्यों इतना हार्ड नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है जिसको प्रैक्टिस है उसके लिए हार्ड नहीं है, जिसको नहीं प्रैक्टिस है ना उसको ये समझ ही नहीं आएगा कि इधर लिखूँ 11 कि इधर लिखूँ 11, 25 इधर लिखूँ कि 22 इधर लिखूँ, ये दिक्कत होता है। तो गया क्या आया क्या, गया क्या आया क्या, यही करना है एग्जाम में, ठीक है। आगे ये काट सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन होता है फिर उसके बाद में 22 × 10 इसको यहाँ पे, तो 11 दूना 22 ये भी काट सकता हूँ, ठीक है। और ये हो गया आपका 2 2 20 और ये 25 × 1 25, तो 20 की चीज़ आपकी 25 में बिक रही है, इसका मतलब 5 का बेनिफिट हो रहा है 20 के ऊपर में, इसका मतलब 1/4 मतलब 25%। अंडरस्टूड। चलो आगे। अब ये इसके अंदर में, इस एग्जाम पेपर के अंदर में डीआई बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, ध्यान रखना 2024 के जितने भी शिफ्ट हुए 36 शिफ्ट, इसमें डीआई के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, तो ध्यान रखना कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी अपर साइड में रहती है डीआई में। तो अब समझो यहाँ पे ये तो थोड़ा इजी है वैसे, लेकिन ये समझो ये क्या बोल रहा है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ना जरूर, पॉज करके पढ़ लो। अब देखो निम्नलिखित व्रत आलेख, एक चीज़ एग्जाम का ट्रिक बताता हूँ, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्या देखना है, सबसे पहले सवाल को देखना है। ये ऊपर की इतनी बड़ी है ना, डीआई में भाषा नहीं पढ़नी है, जैसे रीजनिंग में नहीं पढ़ते हो ना, ऊपर इतना बड़ा लिखा रहता है कि 1 का 13 से 1 और 3 को तोड़ के नहीं देखना है, ये सब आपको यहाँ पे इतना नहीं पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ पहले मेन चीज़ों में फोकस करो। आपको सवाल को देख के अगर लग रहा है कि यार कोई डाटा मेरे को ऊपर से चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने में, तो ही ऊपर नज़र घुमाओ। जैसे अब यहाँ पे 7000 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे नज़र आपकी थोड़ी जानी चाहिए, हाँ यार कोई वैल्यू दे रखा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पहले यहाँ पे भी नहीं जाना है, पहले तो आपको सिर्फ सवाल में जाना है, सीधा सीधा सवाल में जाओ, ध्यान रखना सीधा सवाल में जाओ। बीकॉम में 60% लड़कियां हैं, सीधा देखो बीकॉम है, बीकॉम में 20% दिया है, तो इसका मतलब 60% अगर लड़कियां हैं या 20% लिखा है, इसका मतलब कुछ चेंज है, ये ग्राफ चेंज है। और बीएससी सीएससी, यहाँ इंग्लिश में पढ़ लो ये क्या लिखा है, बीएससी सीएसआई एससीआई, ये बोल रहा है, इसमें क्या 40% लड़के हैं, तो इसमें तो है 40% बॉयज़, ध्यान रखना, और इसमें क्या बोल रहा है 60% गर्ल्स, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब क्या बोल रहा है, कुल पाठ्यक्रम प्रवेश लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों की कितने प्रतिशत है। अब समझो कि भाई कि ये बोल रहा है कि टोटल जो इन दोनों क्लास के अंदर में बीकॉम और बीएससी सीएसआई के अंदर में, बीएससी साइंस जो है ना, साइंस के अंदर में, इसमें जो एडमिशन ले रही है ना लड़कियां, वो लड़कियां टोटल स्टूडेंट का कितना प्रतिशत है। अब टोटल स्टूडेंट्स पहले ये सोचो कि अब ये मत देखना कि टोटल स्टूडेंट का कितना प्रतिशत है, ध्यान रखना यहाँ पे ना कैलकुलेशन का क्या फंसेगा कि आपको टोटल स्टूडेंट आपको दिया हुआ है 7000, तो आप ये मत करने लग जाना कि आप लड़कियां कितनी है वो निकालने लग जाओ, ऐसा मत कर देना। कितनी से हमें क्या फर्क पड़ता है, टोटल स्टूडेंट 100% है और हमें परसेंटेज निकालना, और ये सब परसेंटेज दिया हुआ है। हमें पता है कि 60%, अगर 20% का 60% लड़कियां हैं तो 20% का 60% कितना होती है 12%, 20 के 20 6 दूनी 12 हो गया ना, 20 × 60 करोगे फिर बट्टा में 100 तो है ही, तो 6 दूनी 12, 12 × 0 0, तो ये जो है ना आपका 12% बन रहा है ना, 20 का 60% 12, तो 12% तो इसमें लड़कियां हैं, यही हुआ। अब ये बोल रहा है 40% इसमें बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी है 60%, तो 60% इसका भी देख लो, 25 × 150 मतलब 15%, 25 का 60% 15%, 15 और 12 27%, और ये 27% किसका है, टोटल 100% का ही तो 27% है ना ये, और टोटल 100% 7000 के बराबर है, उससे हमें लेना देना क्या है, कुछ नहीं लेना देना, तो इसलिए मेरे को ये पढ़ना नहीं पढ़ना कुछ लेना देना ही नहीं है इससे, 27%। अंडरस्टूड ना, ऐसे निकालना है। आप अगर टेक्स्ट बुक वगैरह पे इसका सॉल्यूशन देखोगे ना, देख लेना कभी, ठीक है, इतना लंबा लिखा हुआ पूरा निकाल रहे हैं, उसके सॉल्यूशन मतलब वो जो इसका किया हुआ है वो मज़ा नहीं आया, ठीक है, जो ये अच्छा है, तो आपको डायरेक्ट निकालना है, ये चीज़ ध्यान रख देना, मैं बुराई नहीं करना चाहता वैसे सबकी। आगे देखो, एक विभाजन प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, यदि शेषफल 32 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब एक चीज़ और ध्यान रखो, यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट हिंदी में क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला नहीं आता तो लिख देना, ठीक है, वैसे तो तीसरी चौथी पांचवी में पढ़ लिए थे, लेकिन अब देखो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो अब यहाँ पे इसको आप इंग्लिश के अंदर में भी कर सकते हो, आपको आता होगा। अब समझो ये क्या बोल रहा है, जो आपका रिमाइंडर है वो 32 है, रिमाइंडर 32 है, तो चलो 32 लिख दिया, निकालना क्या है, भाज्य निकालना, मतलब ये निकालना है। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भाजक जो है, भाजक है शेषफल का दुगुना, भाजक जो है वो शेषफल का दुगुना है, मतलब ये 64 है। चलो अब आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है शेषफल का दुगुना है और भागफल का 4 गुना है, भाजक भागफल का 4 गुना है, भाजक है ना भागफल का 4 गुना है, मतलब ये 64 है तो ये 16 होगा ना, इसका 4 गुना है मतलब 16 चौक 64, तो ये हो गया। अब यहाँ पे 6 चौक 24, 4 4 और 2 6, यूनिट डिजिट कर लो ना,
6 चौक 24, 24 में 2 जोड़ गए 2 6। पूरा मत करना, यही प्रॉब्लम है, पूरा नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे। 16,000 की राशि पर 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उतने वर्षों के लिए ऋण दिया जाता है। मतलब ये क्या बोल रहा है, 16,000 की राशि पर 14% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 16,000 का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर 14% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर में एक क्या दिया जाता है, डेट दिया जाता है। आगे क्या बोल रहा है, जितने वर्षों में एक निश्चित राशि, अब ये बिना रेट हमें दिया नहीं है, आगे कुछ लैंग्वेज बोल रहा है उससे हमें रेट निकाल दिए, मतलब कुछ साधारण ब्याज की दर से उतने वर्षों के लिए दिया जाता है, हमें रेट दिया है, टाइम नहीं दिया है, तो टाइम हमें निकालना है, तो उतने वर्षों के लिए दिया जाता है जितने वर्षों में एक निश्चित राशि 10% की रेट से साधारण ब्याज पर उसी राशि का 3/5 हो जाता है। स्ट्रेटजी वाले वीडियो के अंदर में मैंने ये भी चीज़ बताया था कि आप मुझे एक सवाल में दिया था, आपको अगर आपको पता हो तो, मैंने एक सवाल दिया था, मैं बोला था ये कैसे करोगे कि 10 साल आपका 3 साल के अंदर में कोई राशि आपकी 3 गुनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है, तो बताओ 20 गुनी कितने साल में होगी। इस टाइप का ये चीज़ है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधा आएगा। देखो 10%, ये क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज पर उस राशि का 3/5वां भाग हो जाता है ब्याज, तो हमें साल कैसे निकलेगा। अब सोचो कि मेरे पास में कोई अगर राशि है तो वो तो हमेशा 100% होगी। अगर कोई राशि 100% है और उसका ब्याज 3/5 टाइम्स हो रहा है, इसका 3/5 मतलब 3/5 इंटू 100 हो रहा है, 3/5 इंटू 100 मतलब आपका 60% हो रहा है। तो मतलब अगर मेरी ब्याज कितना हो रहा है, 60% हो रहा है, जब मेरा इंटरेस्ट क्या हो रहा है, 60% हो रहा है, और एक साल का इंटरेस्ट कितना है, 10%, तो 60% का इंटरेस्ट होने के लिए मेरे को 6 साल लग जाएगा। P इंटू आर इंटू टी बटा 100 मत करने लग जाना, ध्यान रखना। तो 6 साल, तो 6 साल मेरा लग रहा है। अब मैं कुछ सोचो कि 6 साल के अंदर में मुझे निकालना है कि ब्याज निकालना, मैं निकालना है कि 6 साल के अंदर में कैसे हुआ। अब 6 साल में कैसे होगा, आपका रेट कितना, आपका ब्याज कितना होगा, तो 16,000 P इंटू आर कितना होगा, 14 इंटू टी हमारा होगा 6 साल बटा 100, ये हमारा ब्याज होगा। लेकिन अब यहाँ पे भी चीज़ ध्यान रखना, जीरो को हमें हमेशा इग्नोर करके चलना है, मैंने आपको सिखाया ये चीज़। अब आपको क्या करना है, आपका 6 चौक 24, 24 6 चौक 24, 4 आएगा ना, 6 चौक 24, 24 4 और 6 चौक 24 4, यही हुआ ना, बाकी तो कुछ हुआ ही नहीं। ये जीरो तो आना ही है, जीरो तो आना है, उसको छोड़ो, यही देखो संख्या 6 चौक 24 और 4 छंग 6, ठीक है, हो गया। 30 छात्रों के एक समूह ने एक परीक्षा दी, 12 छात्रों का औसत 62 है, तो 12 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 62, बाकी का औसत 62 है, मतलब बाकी कितने बचे, 18 का भी 62 है। अब सोचो कि शुरू के एक ग्रुप है, ये इतना बड़ा ग्रुप है, इसका एवरेज 62 है। अब ये कितू सा ग्रुप है, इसका एवरेज भी 62 है, जब दोनों को मिलूंगा तो भी 62 ही होगा ना। एक दाल है, एक दाल 56 रुपये की है, इतनी सारी दाल है, ठीक है, लेकिन एक दाल है जो इतू सी दाल है, लेकिन वो भी 56 रुपये की है। दोनों मिलाने से क्या फर्क पड़ जाएगा पैसों में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दाल का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, लेकिन पैसों एवरेज तो पैसा वही रहेगा ना। तो कहने का मतलब यही है कि 62 है तो 62 ही रहेगा, ग्रुप मिलाने से क्या हो जाएगा, चेंज होता। अगर होता कि भाई ये 3 जने, ये 5 जने और ये 58 के हैं और ये 57 के हैं, तब जाके फर्क पड़ता। लेकिन यहाँ तो बराबर, तो बराबर चीज़ों को मिक्स करने से कहाँ से कुछ एवरेज में फर्क पड़ जाएगा, ऐसा सवाल। ये देखो, ये है लेवल, फिर बोलता है कट ऑफ 100% के आसपास क्यों पहुँच रही है। चलो आगे, इन ए रोम्बस ABCD O इज एनी इंटीरियर पॉइंट सच दैट, ये रोम्बस है, ये रोम्बस है, ठीक है, ABCD और OA बराबर OC है, और ये क्या बोल रहा है, O क्या है, एक इंटीरियर पॉइंट है। अब मैं मान लेता हूँ कहीं ये, और ये इंटीरियर पॉइंट है, OA AC के बराबर है, ये O है, ये जो OA है ना वो A और OA OC के बराबर है, तो मतलब ये लाइन इस लाइन के बराबर है। व्हाट इज द 5/9 ऑफ द डिग्री मेजर्ड ऑफ DOB, DOB मतलब DOB। अब एक चीज समझो, ये बोल रहा है ये और ये बराबर है, तो मैं क्यों ना ये मान लो, आपको ये देखो, ये मान सकते हैं ना, हम तो कुछ भी माने। अब हमें ये नहीं मानने लग जाना है, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई सवाल आता है ना, हम मानना ही है ना, तो ऐसा मानो जो हमारे फायदे का हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ कहीं कोई पॉइंट मानूँ, मान लो, समझना मेरी बात को, यहाँ कहीं कोई पॉइंट मानो और वो मैं मानूँ कि भाई ये लाइन और ये लाइन अगर बराबर है तो ये और ये तो बराबर है, यहाँ पे ले सकते हैं ना, ऐसा कुछ कोई ना कोई तो पॉइंट रहा ही होगा जो ये बराबर है। स्ट्रेट लाइन में भी कोई पॉइंट रहा होगा ना, जो इसका ये है, इस पे भी कोई ना कोई तो डायगोनल जो है, इसके ऊपर भी तो कोई पॉइंट है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है सेम, हम हाफ वाला, तो हमें ये पॉइंट मानना क्यों है, हमें तो एकदम हाफ वाला ही पॉइंट लेना है। ये इजी है ना, डायगोनल हमें इजी पड़ता है ना। तो अब सोचो कि ये डायगोनल है, डायगोनल पे ये बीच वाला एकदम सेंटर पॉइंट है ये, और हम
डायगोनल सेंटर पॉइंट है। अब मुझे ये भी पता है कि जब ये समचतुर्भुज रहता है, जब ये रोम्बस रहता है, तो जब भी ये डायगोनल का जो सेंटर पॉइंट है ना, उसी से ये दूसरा वाला डायगोनल भी गुजरता है, ये भी आपको पता है, गुजरता है ना। और ये 90 डिग्री पे कट करता है, ये भी आपको पता है। समचतुर्भुज के डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये भी आपको पता है। अब ये क्या बोल रहा है, कोण DOB, मतलब ये तो पूरी लाइन ही हो गई। एक लाइन के अंदर में टोटल एंगल कितना 180 डिग्री बनता है, तो 180 डिग्री का 5/9 भाग बोल रहा है, तो हो गया आपका 9 दूना 18, 5 दूनी 10, 100 हो गया। चलो खत्म। नेक्स्ट, दिए गए 3 समीकरण के लिए कौन सा आपका सॉल्यूशन है। अब आपको पता है ही, तीनों को सॉल्व करने मत बैठ जाना, आपको सीधा वैल्यू पुटिंग करनी है। जब भी कोई इक्वेशन के कोई हल होते हैं, मतलब कोई आंसर होते हैं कि भाई ये XYZ की वैल्यू है, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते ही करते हैं, तभी वो उसके हल है, नहीं तो फिर उसके हल कैसे हुए वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रखो इस पहली वाली इक्वेशन में x 0 रखेंगे और y -1 रखेंगे, तो -2 बराबर आपके y नहीं, ये रखें x तो 0 रख दिया, y तो है ही नहीं, z बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 बराबर 3 नहीं है, तो गलत हो गया, ये पहला ऑप्शन गलत। दूसरा रखो -1 0 और 2, -1 रखा गया तो -1, 0 रखेंगे तो y तो है ही नहीं, और z 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 बराबर 3, तो यहाँ तो ये 3 बराबर 3 हो रहा है, ये सेट है। तो ये एक तो इसमें तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये दोनों में भी चेक करो, वैसे इनको चेक कर देते हैं। -1 यहाँ पे रखते हैं x की जगह, और y की जगह रख देते हैं 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, और z की जगह 2 रखेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 5, ये भी 5 बराबर 5 हो रहा है। दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही है इससे। तीसरी करते हैं अभी एक बार 3 में -1 रखते हैं, -0 आपका y तो है ही नहीं, z की जगह 2 रख दिया, -5 दूना 10, तो ये हो गया -13, और -13 बराबर -13, इधर भी यही लिखा है, ये सही है, तो हमारा आंसर यही हो गया। फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 ऑप्शन है, या तो क्या करो इसका एक चेक करो, हमें लग रहा है कि हाँ सही है, फिर दूसरे दोनों चेक करके इसको गलत प्रूव कर दो, या फिर मैं तीनों इक्वेशन में इसको वैल्यू डाल ही देता हूँ ना जल्दी, इनको भी डालने से अच्छा इसी को डाल देता हूँ, आगे फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 आंसर थोड़ी हो जाएंगे, होते हैं यार 20 बार बोनस गए हैं 2 आंसर वाले, लेकिन बात यह है कि फिर आपको बोनस तो मिल ही जाएगा, 2 आंसर रहेगा तो आपको क्या करना है, आपको बस अगर ये आंसर लग रहा है तीनों में तो आप टिक मारो, आगे बढ़ो, आगे चेक मत करना, टाइम पास मत करना। आगे, मृदुला ने एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू की। चलो भाई, नौकरी शुरू कर दी उसने, शुरू की, और हर वर्ष के एक निश्चित वेतन वृद्धि अर्जित करती है। मतलब ये क्या बोलती है, मृदुला है, मृदुला क्या करती है, हर साल उसको कुछ न कुछ इंक्रीमेंट मिलता है, फिक्स अमाउंट का इंक्रीमेंट, परसेंटेज इंक्रीमेंट की बात नहीं हुई है, ध्यान रख लेना, सवाल में परसेंटेज वर्ड का ही नहीं बोला है, इंक्रीमेंट बोल रहा हूँ भाई, 1000 रुपये मान लो हर साल बढ़ रहा है, इस टाइप से। तो मृदुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू करती है, हर वर्ष एक निश्चित वेतन बोल रहा है, निश्चित वेतन के साथ वृद्धि अर्जित करती है यदि उसकी सेवा के 6 वर्ष बाद उसका वेतन 28,400 रुपये है। मतलब ये बोल रहा है कि मृदुला है, इसके 6 साल के बाद में इसकी सैलरी है 28,400, और 15 वर्ष के बाद में, मतलब टोटल 15 वर्ष के बाद में उसके पास में है 52,997, तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि दर ज्ञात करो। अब सोचो 6 साल बाद इतनी है, 15 साल बाद इतनी है, तो 9 साल में ये बढ़ा ना, 15 में से 6 गया 9 साल में यहाँ से यहाँ हुआ, और यहाँ से यहाँ अगर 9 साल के अंदर में हुआ है तो हर साल का कितना बढ़ रहा है, और सेम बढ़ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 28,400 को इसमें से माइनस भी करके 9 का डिवाइड कर देता हूँ, हो गया ना, 7 9 9 4 9 में 4 गया 5, 12 में 8 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, और 9 का डिवाइड किया तो 9 में 18, 2 आया ना, हो गया आंसर। आगे नहीं करना है, भरोसा है अगर आपको आपके ऊपर में, अगर लग रहा है कि मैं सही जा रहा हूँ तो फिर एक ही डिजिट तक किया और ख़त्म, चलो कर देना डिवाइड, यही आएगा। आगे, PQRS के बीच एक धनराशि इतने के अनुपात में विभाजित होती है यदि Q को R से 560 अधिक मिलते हैं। Q को R से मतलब 9 और 2, ये इससे 7 अधिक है ना, तो 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 560, तो ये कितने गुना हो गया 80 गुना। S का भाग कितना है, S कितना है 3 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो 240, चलो हो गया खत्म। नेक्स्ट, नीचे दी गई तालिका में 5 छात्रों का ये 4 अलग अलग विषयों में 100 में से अंक दिए गए। देखो मैं क्या बोल रहा था कि ये ऊपर वाला ये गाथा नहीं पढ़नी है, सीधा आंसर पे आओ, सीधा सवालों पे देखो। 5 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक कितने हैं, बस इतना ही तो पढ़ना है, और हमें डायरेक्ट दिख रहा है ये गणित है और इसके औसत अंक, हमें ये क्यों पढ़ना है 100 में से हैं, ये है, इतना नहीं पढ़ना है, यही होता है। तो हल्का सा नजर घुमाओगे तो दिख रहा है 100, ठीक है, इतना हमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। आगे, 5 छात्रों में द्वारा गणित का एक्सपीरियंस से आ जाएगा कि हमें खुद को फील हो जाएगा कि यार कुछ तो डाटा है जो ऊपर दिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 5 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक कितने हैं, तो ये गणित में प्राप्त औसत। अब इसको औसत अंक निकालने के भी तो तरीके समझना तरीका, 2 चीज़ें, या तो इनको जोड़ो, वैसे जोड़ना ईजी ही है लेकिन फिर भी
फिर भी बता रहा हूँ, थोड़ा कभी कभी हार्ड हो जाता है ना, तो ये काम आता है। हमें ये ऐसे जोड़ना नहीं है इसको डायरेक्ट। हम ये देखो कि सब 70 80 70 75 के पास ही, तो मैं एक मान लेता हूँ 70 तक तो मैं इग्नोर कर देता हूँ पहले। इसको बोलते हैं थोड़ा क्या बोलते हैं, एक बेस लेके आपको एवरेज निकालना। तो 70 तक इग्नोर कर दिया, तो 70 से कितना ज़्यादा 0, ये 70 से कितना ज़्यादा 15, ये 70 से कितना ज़्यादा 20, ये 70 से कितना ज़्यादा 25, ये 70 से कितना ज़्यादा 5। तो इनको जोड़ो, 20 20 40 से 50, 50 और 60 और 65, 65 हो गया। अब 65 को देखो 70 तक तो सब में है, प्लस 65 जो है ना उसका एवरेज निकाल दो, 3 और 2 5, 5 तो मतलब 13 सब में, तो 13 और 17 हो गया 83। ठीक है, अंडरस्टूड। इसको ये भी तरीका है एवरेज का, जोड़ के भी 5 का भाग दे सकते थे, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसा बोल दे 140, 141, 146, 144 और 153, 148 और 139, इस टाइप से अगर कोई चीज़ आती है ना, फिर वहाँ पे क्या करो, 140 के आसपास है ना, तो 140 को इग्नोर कर दो, तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा -1, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ के इसका 140 तो मेरे पास है ही, मैं बता रहा हूँ कि ये मेथड भी है एवरेज का। 6 और 1 7, 7 4 11, 11 और 13 24, 24 और 8 32, 32 में से गया 31, तो यहाँ से 31 में से डिवाइड कर दूंगा मैं 3 और 3 6 और 1 7, 7 नंबर है तो 7, ये हमारा एवरेज आ जाएगा। तो ऐसे जोड़ना नहीं है, फिर ये भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट 21 से थोड़ा अच्छे सवाल भी आने स्टार्ट होंगे। तो अभी देखो, एक दुकानदार ने दिवाली की पूर्व संध्या पर टेलीविजन सेटों के पर कई छूट दी, मतलब छूट दी कुल मिला के। एक टेलीविजन सेट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब कि सेलिंग प्राइस एसपी ज्ञात करना आपका। यदि टेलीविजन का अंकित मूल्य 1200 है और क्रमागत छूट 1500 और 10 है, 10% है, मतलब क्रमागत मतलब आपका ये क्या हो रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट है। और 15 और 10 का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होता है, वैसे ये भी देख सकते हो, 1200 है, इसमें 15% का छूट हुआ, 15% का मतलब 3 बटा, मतलब 3 बटा 20 होता है 15% ना, 20 के ऊपर 3 का डिस्काउंट मतलब 17 बटा 20, 17 बटा 20 इंटू 10% का डिस्काउंट है मतलब 9 बटा 10 हो गया आपका, ये हो गया 6 और आपका वैसे ये करी दो, 9 चंगारी 54, 54 को 17 से 7 चौक 28, ठीक है, ये हो गया, गुणा नहीं करना पूरा। ओके, चलो आगे। पी और क्यू के बीच हुए चुनाव में पी को कुल वैध मतों का, अब यहाँ से थोड़े 21 नंबर पे आ गए हम, यहाँ से 25 तक के सवाल अच्छे हैं। अब ये नहीं है कि बहुत हार्ड है, मेरे को ये लगता है कि टोटल 25 में से यही हार्ड थे। ठीक है, अगर आपको ये भी इजी लग रहे तो फिर तो आप तो बेस्ट हो। चलो आगे, पी और क्यू के बीच हुए चुनाव में पी को कुल वैध मतों का 78% प्राप्त हुआ। अब सोचो कि पी और क्यू का बीच में कोई चुनाव हुआ साहब जी, तो पी और क्यू के बीच में चुनाव हुआ, तो उसमें से कुल जो वैध मत थे, मतलब जो वैलिड वोट्स थे, वैलिड वोट्स क्या हुए, 78% पी को मिले। तो अब सोच, ये ध्यान रखना है, मन में याद रखना है कि ये वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है। ठीक है, 78% अगर इसको मिले तो क्यू को मिलेंगे 22%, बाकी तो किसको मिलेंगे, कोई यही नहीं। हो गया आगे, यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतनी है, चलो इतनी है मतदाताओं की, यदि क्यू को प्राप्त वैध मतों की संख्या तो बताओ कि क्यू को प्राप्त कितने थी उसकी वैध मतों की संख्या, मतलब क्यू के जो वैलिड वोट्स है ना, क्यू की जो वैलिड वोट्स है ना, वो हमें निकालने हैं, ध्यान रखना। यदि 10% मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं डाला, अब सोचो कि इतने तो लोग थे, कितने लोग थे, 7560000 इतने लोग थे, उसमें से 10% ने मतदान नहीं डाला, तो डाला कितनों ने, 9/10 ने। ओके, अपना मतदान नहीं डाला और डाले गए मतों का 15% अमान्य घोषित कर दिया गया, 15% अमान्य घोषित कर दिया गया डाले गए मतों का। तो डाले गए मतों का पहले मुझे बताओ, 15% अभी जस्ट मैंने बताया, 15% का मतलब 3/20, तो ये अमान्य घोषित कर दिया गया, इसका मतलब मान्य कितने हुए, मान्य मतलब आपका हो जाएगा 17/20। इतना समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इतने टोटल वोट थे, उसमें से 10% ने वोट नहीं डाला तो इतने बचे, और उसका भी 15% आपके अमान्य हो गया, तो वैलिड वोट्स कितने हो गए, अमान्य मतलब फेल हो गए, खराब हो गए, वेस्ट हो गए, इग्नोर कर दिए गए, जो भी हो गया। तो अब इसका क्या हो गया कि ये हमारा 17/20 लिख दिया। अब ये तो हुए वैलिड वोट्स, लेकिन ये सवाल पूछ रहा है कि क्यू को कितना मिला। अब क्यू को तो भाई आपका 22% मिला, 22% मिला, यही मिला ना। तो अब मैंने एक और चीज़ सिखाई है, जीरो को मारो गोली, जीरो पे आपको नहीं जाना है। ठीक है, जीरो से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट्स में फर्क पड़ता है। और पॉइंट्स मतलब जैसे कि आपका कभी 27.7 ये उत्तर आ रहा है, आप जीरो को इग्नोर मारोगे तो हो सकता है ये 27.7 आपके मल्टीप्लिकेशन आए, 0.277 आ जाए, 27.700 आ जाए। मान लो ये अगर ऑप्शन इस तरह से दिए हुए ना, तब आपको जीरो को भी लेके चलना है, ये मेरी ट्रिक है, ध्यान रखना।
मैं जीरो को तब तक नहीं आपको ज़्यादा भाव देता हूँ जब तक कि ये इस तरह से ऑप्शन ना हो। ऑप्शन देखो ना क्या है, ऑप्शन तो सारे चेंज है, ये संख्याएं लगभग सेम दिख रही है लेकिन एकदम एग्जैक्ट सेम थोड़ी है। 372 732, हमें उससे जीरो से क्या लेना देना, तो हमें जीरो को भाव नहीं देना है, ठीक है। तो अब जीरो को भाव देना, ये 22% थे, ऐसा मत करना 22/100 जीरो जीरो काट रहे हो, हमें क्या लेना देना जीरो से। अब चलो आगे सीधा क्या करो, 2 का काट के 11, अब मुझे पता है 11 का मल्टीपल है। वैसे ये मैं गाथा पूरी लिखने से पहले ही एक चीज कर सकता था कि जैसे ही मुझे 22 दिखा मैं 11 का मल्टीपल चेक करूंगा, क्योंकि क्यू का ही पूछा लास्ट में, 11 का मल्टीपल तो होना ही होना है। अब एक चीज थोड़ा और समझने की ट्राई करो, 11 का मल्टीपल चेक करोगे ना, कभी कभी फास्ट आ जाएगा आंसर, कभी कभी नहीं आएगा, ट्रिक कभी साथ देगी कभी नहीं देगी, कभी लेकिन कुछ तो ऑप्शन एलिमिनेट होंगे। अब एक बार चेक करते हैं, 3 और 4 5, 5 और 4 9, 7 और 8 और 9, एक तो 11 का मल्टीपल ये है, एक 7 और 8 9, 9 और 4 13, 3 और 4 1 5, 13 में से 5 गया तो ये नहीं है, चलो ये तो आंसर खत्म हुआ ना। चलो आगे 8 9 10 11, 11 और 7 18 और 1 19, 4 और 6 7 और 8 9, सही हो रहा है ना, 8 9 10 11, 11 7 18, 18 और 1 19, 4 5 6 7 8, हाँ 19 में से 8 गया 11 तो ये भी है। आगे 3 और 4 5, 5 और 4 9, 7 और 8 9, ये भी है, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ इतना ध्यान रखना, इतने से एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। एक और चीज़ कर सकते हो आप, एक और चीज़ क्या कर सकते हो कि आपका क्या क्या कर सकते हो यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इतना करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मैं अब बता रहा हूँ तरीके क्या क्या है। आप 17 का देख सकते हो, वैसे यहाँ संख्या भारी है, यहाँ नहीं देखना है, यहाँ आप नहीं करना है। कभी कभी जब होता है ना तब वहाँ पे ऐसा करना है, जब आपको दिखे कि यहाँ 17 का मल्टीपल यहाँ पे डिवाइड करना आसान है तो यहाँ पे आप 17 का भी देख सकते हो, क्योंकि दोनों ही 11 और 17 ये सब क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स है, तो आप 17 का डिविजिबल आप देख सकते हो। 9 का भी देख सकते हो आप, डिजिटल सम देख सकते हो कि 9 का जब भी मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब क्या है, डिजिटल सम 9 आता है, 9 भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा देखो, एक चीज़ मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना चीज़, तो आपको वैसे इरेजर लेके ये साफ हो सकता है, चलो हो सकता है, चलो तो आपको, हाँ अब आप ये देखो कि अगर मैं 9 का मल्टीपल डिजिटल सम देखने जाऊंगा ना, मैं ये सब चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सब दीवार आपके दरवाजे है ना सारे खुलने चाहिए। अब देखो ये, अगर मैं ये देखूंगा तो ये संख्याएं और ये संख्याएं तीनों ही सेम है, संख्याएं सेम है, पोजीशन चेंज की हुई है, तो इससे डिजिटल सम तो सेम आएगा सारा, तो हमें डिजिटल सम चेक नहीं करना है, ये बता रहा हूँ। अब हमें सीधा सीधा गुणा करना है, ठीक है, डिजिटल सम नहीं, यूनिट डिजिट जाओगे देखो 2 2 2, ठीक है, यूनिट डिजिट कर सकते हैं। वैसे देखते हैं यूनिट डिजिट, क्योंकि जीरो को इग्नोर मारो, लास्ट डिजिट करते हैं एक बार यूनिट डिजिट, क्योंकि ये तो हमारा ऑप्शन खत्म हो गया। अब 2 और 8 को तो करते कम से कम, 9 चंगारी 54, 4 4 इंटू 7, 7 चौका 28 का 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8, तो यूनिट डिजिट मेरा आएगा 8 और ये हो गया आंसर। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। 2 2 वाले दोनों ही चले गए, अगर 2 आता है ना फिर तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ता, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन मैं आपको इससे आगे एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ। मान लो कि ये 8, ये भी 8 है और ये भी 8 है, मान लो, ठीक है, अब मान लो ये भी 8 है, तो आपको गुणा कैसे करना है थोड़ा मैं उसको भी बताता हूँ, अब आप समझना। ऐसे होता है तो क्या करना है, बहुत अच्छा बता रहा हूँ, अब समझना गुणा कैसे करना है आपको। अब देखो 756 को आपको करना ही पड़ेगा, इन सब से घाता करना ही पड़ेगी, तो अब आपको ना 756 को 17 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 9 को 11 से 91 99 भी करना पड़ेगा, उसके बाद में ये जो आएगा उसको 99 से भी करना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा ऑप्शन पे हमेशा थोड़ी नज़र मारो, हमें पता है कि भाई मेरा यूनिट डिजिट से तो मामला बनने नहीं वाला है, 8 8 है 2 2 है, मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ आपको, 8 8 है 2 2 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं होता तो क्या करता, अब मैं 2 डिजिट देखूंगा लास्ट की, ये 7 2 है, ये 3 2 है, ये 4 8 है, ये 1 2, मतलब यूनिट डिजिट से नहीं हो रहा तो टेंस तक के 2 डिजिट से तो हो जा रहा है ना। तो मुझे गुणा कैसे करना है आप समझो, मुझे सिर्फ 2 डिजिट लास्ट की पता निकालनी, मतलब लास्ट की 2 डिजिट पता करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से सिर्फ 2 डिजिट का करूंगा। कैसे करूंगा, 7 छंग 42 2, 7 35 4 9, आगे नहीं करूंगा, इंटू 1 छंग छंग, बस ये 2 9 6 15 5 52, आगे नहीं करूंगा, आगे बहुत सारी चीजें और आएगी, नहीं करूंगा। 52 को 99 से मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, देखना, 9 दूनी 18 1, 9 45 46 6, 9 दूनी 18 8, फिर 8 8 से 14 4 8 4 8 हो गया, ये 2 डिजिट निकले। समझो, मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, ये बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन हुआ है, आपको फालतू मल्टीप्लिकेशन नहीं करने, आगे की चीज़ें आगे। मैं ये चीज़ें इतनी डेप्थ में इसलिए बता रहा हूँ, टाइम का दिक्कत मैं ये ले नहीं रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप सब चीज़ सीखो आगे। यदि a साइन क्यूब प्लस b कोस क्यूब, ये है a साइन x बराबर b कोस x है, तो ये इसका मान बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान बताओ।
थोड़ा ऑप्शन देखो। एक तो मुझे ये ऑप्शन गलत लग रहा है यहाँ पे। ऑप्शन गलत मतलब कहने का मतलब पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ, और ऑप्शन में ही दे दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के तो हमेशा ही बराबर रहेगा, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि ये तो उत्तर है ही। अब बोले कि साइन थीटा का मान बताओ और ऑप्शन में ही साइन थीटा हो, तो साइन थीटा के बराबर हर बार रहेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। चलो, या मैं मान लेता हूँ कि ये नहीं बोल के ये बोल रहा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं सवाल को। अब यहाँ से क्या करें कि ये है ना, हमें यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कुल मिला के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू निकालता हूँ, तो वो आएगा बी कॉस एक्स बटा आएगा साइन एक्स, बी कॉस बटा साइन। अब मैं बी कॉस बटा साइन को ए की जगह पे यहाँ रख देता हूँ, तो ए की जगह रखूँगा तो बी कॉस बटा साइन, साइन क्यूब प्लस बी कॉस क्यूब बराबर साइन इंटू कॉस। अब साइन से ये साइन, एक और चीज़ बताता हूँ, ये कट गया। साइन और कॉस को जहाँ तक पॉसिबल हो एस और सी लिखा करो। ठीक है, टेन को टी लिखा करो, कॉट वगैरह को तो दिक्कत आ जाएगा, कॉस और कॉट एक साथ हुआ था, लेकिन साइन कोस टेन को एस सी टी ऐसे करके चलाया करो। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बी सी एक साथ आ रहा है, तो बी उसके बाद में सी, तो यहाँ मैं कन्फ्यूज हो जाऊँगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अब यह क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर, तो बी कॉस, अब यहाँ से मैं कॉस कॉमन ले लेता हूँ एक बार, तो बी कॉमन ले लेता हूँ, बी कॉस कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा, तो बी कॉस बराबर आ जाएगा एस सी कट गया, तो बी की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा। ठीक है, बी की वैल्यू आई साइन थीटा। एक तो मेरा ये चीज़ ध्यान रखना, बी जब साइन थीटा के बराबर आएगी तो यहाँ रखूँगा, तो यहाँ बी की जगह मैं साइन थीटा रख दिया, तो साइन थीटा और साइन थीटा कट जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा कॉस थीटा, ए कॉस थीटा आ जाएगा, बी साइन थीटा, तो यहाँ रखूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बन जाएगा, 1। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 1। अंडरस्टूड, ये चीज़ गलत है, ये ऑप्शन गलत है, नहीं तो 2 आंसर हो जाएगा, फिर बोनस में जाएगा। ठीक, आगे 900 मीटर की एक दौड़ में अतुल ने विशु को 20 सेकंड की बढ़त दी। अगर आपको रेस के सवाल नहीं किए हुए हैं, प्रैक्टिस नहीं किए हुए, तो ऐसे सवाल आपको बड़ा कंफ्यूज करेंगे, ध्यान रख देना, ये चैप्टर ही कंफ्यूज कर देगा। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है पहले तो बहुत। मैं ये सवाल बता रहा हूँ, ठीक है, बढ़त क्या होता है आपका हेड स्टार्ट क्या, ये सब क्या होता है, 20 सेकंड से हराया, 10 मीटर से हराया, 20 मीटर का बढ़त दिया, ये सब क्या होता है पढ़ो। ठीक है, अब आपके देखो अतुल है, एक विशु है। अब क्या बोल रहा है, 900 मीटर की एक दौड़ हुई साहब जी, ये हुई साहब 900 मीटर की एक दौड़, इतना समझ में आया। 20 सेकंड की बढ़त दी, 20 सेकंड की बढ़त दी, इसका मतलब समझना, और उसे 135 मीटर से हराया। इसका मतलब देखो 20 सेकंड की बढ़त, जब भी टाइम की बढ़त दी जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे से भाग रहा है, वो भाग दोनों एक ही जगह से रहे हैं, लेकिन एक 20 सेकंड बाद भाग रहा है और एक पहले भाग रहा है। तो मतलब ये बोल रहा है कि अतुल ने विशु को 20 सेकंड की बढ़त दी, इसका मतलब अतुल ने विशु को दी ना बढ़त, तो विशु क्या किया, भाग गया, बोला कि भाग भाई भाग, तुम भाग, मैं 20 सेकंड बाद भागना स्टार्ट करूंगा। तो वो क्या किया, विशु मान लो कि अतुल ने विशु को दी, तो विशु मान लो यहां तक पहुंचा 20 सेकंड के बाद में, तब ये अतुल भाई साहब बोले कि अब मैं भागूंगा। ठीक है, अतुल अब यहां से भागना स्टार्ट किया, और फिर भी उसे क्या किया, 135 मीटर से हरा दिया। अतुल को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 20 सेकंड भाई तू पहले भाग ले, फिर मैं भागूंगा, और फिर भी मैं तुझे 135 मीटर से हरा दूंगा। इसका मतलब फिर भी जब विशु यहां कहीं पहुंचा होगा, तब तक ये अतुल यहां पहुंच गया, फिर भी बहुत बड़ा तेज है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, 135 मीटर से हरा दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब हुआ कि अतुल तो भाई साहब पूरा 900 भाग ही रहा है, अतुल तो 900 भाग ही रहा है, लेकिन जब तक अतुल ने 900 भागा, उसी मोमेंट तक जब तक अतुल यहां पहुंचा, तो उस मोमेंट तक विशु कहां था, मतलब विशु कहां था, विशु तो यहां था, यहां पे कहां पे, यहां पे था 135 पे, तो 135 मतलब 900 में से 135 घटा दो, 135 जब 900 में से घटेगा तो ये हो गया आपका 800 और 765, तो 765। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि ये बंदा 765 घुमा और ये बंदा गया 900, लेकिन टाइम का फर्क देखना, टाइम क्या हुआ, ये अगर अतुल तो ना सिर्फ टी टाइम लिया है, मतलब कुछ भी टाइम लिया, टी लिया मान लो, अतुल तो टी टाइम लिया है, लेकिन विशु ने ये 765 यहां तक पहुंचने में भी 20 सेकंड एक्स्ट्रा लिए थे। ये मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, 20 सेकंड एक्स्ट्रा लिए थे ना उसने तो इसने तो टी प्लस 20 लिया। तो अगर या तो ये लिखो, नहीं तो फिर ये बड़ा आपको लगेगा कि अरे यार कॉलेज वाले लाइन हो गई, इस तरह से नहीं भी लिखो तो ये भी लिख दो थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में। मॉडर्न स्टाइल में कैसे, ये लिख दो कि भाई 900 से ये 765 करने में इसको 20 सेकंड ज़्यादा लगे। ठीक है, 20 सेकंड ज़्यादा लगे, इतना समझ में आया। अब दूसरा केस चलते हैं। वाइल रनिंग द सेम रेस अगेन,
अतुल गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 189 मीटर। इस बार फिर से अतुल बोल रहा है कि भाई ये काम कर, पिछली बार तो तूने 20 सेकंड का लिया था ना हेड स्टार्ट, इस बार तू एक काम कर, तू आगे से भागना स्टार्ट कर। पिछली बार तो 7 भागे, मतलब एक जगह से भागे थे, लेकिन तू आगे भाग गया था पहले थोड़ी देर 20 सेकंड तक, फिर मैं भागा था, लेकिन अब क्या कर, तू आगे से भाग, तू 189 आगे से भाग। तो 189 आगे से भागेगा और उसके बाद भी वो 8 सेकंड से हरा देगा, फिर भी हरा रहा है। तो विशु 900 मीटर की दौड़ पूरी करने में कितने समय में करेगा? अब क्या हुआ, अतुल तो अब भी 900 का ही भाग रहा है, अतुल तो अब भी 900 मीटर ही भाग रहा है, लेकिन विशु इस बार 900 मीटर नहीं भाग रहा है, वो 199 मीटर आगे से भाग रहा है। 900 में से 199 मीटर गया तो 800 और 711 मीटर ही विशु ने तय किया। ये ध्यान रखना, विशु ने कितना किया? 711 मीटर ही तय किया। लेकिन फिर भी अब क्या हुआ कि भाई उसे 8 सेकंड से हरा दिया। इसका मतलब अतुल से 8 सेकंड ज्यादा लिया है इसने, फिर भी हरा रही है ना भाई। बोला कि ले आगे से भाग, लेकिन आगे से भागने के बाद भी वो अतुल पीछे से आया और आगे निकल के भाग गया, और 8 सेकंड पहले ही जाके बैठ गया और बोले कि ले वेट कर रहा हूँ तेरा, तू कब आएगा। 8 सेकंड लग गया उसको आने में, तो 8 सेकंड से हरा दिया ना भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये बंदा तो अतुल तो 900 ही चल रहा है। मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, आपको पूरी माइंड में स्टोरी बैठ जानी चाहिए। ये बड़ा कंफ्यूज करता है चैप्टर। अभी समझना कि 900 हो गया। अब देखो, अब ये सिर्फ ये देखो कि भाई इसका तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, अतुल तो पहले भी 900 था, अब भी 900 है। लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि अतुल की अगर मैं रेस्पेक्ट में बात करूं, अतुल की अगर रेस्पेक्ट में बात करूं तो 765 मीटर जब वो भाग रहा है तो 20 सेकंड ज़्यादा ले रहा है, 711 भाग रहा है तो 8 ज़्यादा ले रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँ, ये डिफरेंस तो 5 और 1 4, 6 और 1 4, 6 और 1 5, तो ये 54 मीटर। तो मतलब 54 मीटर का जो डिफरेंस है ना, उस 54 मीटर के डिफरेंस के कारण विशु को 12 सेकंड का अंतर आ रहा है। तो 12 सेकंड का जो टाइम का डिफरेंस है ना, वो 54 मीटर के डिस्टेंस के डिफरेंस के समान है। मतलब 12 सेकंड चलने में विशु को 54 मीटर चलने में विशु को 12 सेकंड लग रहे हैं। ये मेरा कहने का मतलब है। इसका मतलब विशु की जो वेलोसिटी है ना, वो है 54/12 मीटर प्रति सेकंड। ये गाथा किसी को समझ नहीं आई हो ना, तो एक बार वापस जाओ, मैंने एक लाइन बड़ा धीरे धीरे बोल के बताई है, ठीक है। अब 3 ये मैं 6 से काट देता हूँ, 6 दूनी 12, 9 चंगा 54, तो उसकी स्पीड आ गई 9/2 मीटर पर सेकंड। चलो अब करते हैं कि भाई विशु 900 मीटर की दौड़ कितने समय में पूरी करेगा। अब इजी है, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी हुई 900 और वेलोसिटी कितनी होगी 9 × 2, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 200 सेकेंड। 200 सेकेंड का मतलब कितना हो गया 3 मिनट और 20 सेकेंड, 6 3 18 और 20, 180 और 20 200, तो 3 मिनट और 20 सेकेंड। 60 का डिवाइड करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ऐसे करना है। अगर ये चीज़ किसी को समझ नहीं आई, आराम से वापस जाओ, 2 बार देखो। ये मत समझो कि मेरे को तो ये सवाल ऊपर से निकल गया, नहीं निकला है, फिर से जाओ 3 बार देखो, आराम से समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। ये डिफरेंस का अगर आपको नहीं समझ में आया तो बता देता हूँ कि भाई ये बोल रहा है, मैं मेरे रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि भाई तू 20 सेकंड, आप 20 सेकंड तेज चले, मतलब आपको मैं 20 सेकंड से हराया तब आप 765 पे थे, आपको मैं 8 सेकंड से हराया तब आप 711 पे थे, तो आपकी स्पीड क्या है? ऑब्वियस चीज़ है ना, आप जो डिस्टेंस जो गैप आ रहा है वो समय के गैप के बराबर होगा, मतलब उसके रेस्पेक्ट में होगा। तो आपका 12 सेकंड में ही तो आप 54 मीटर चल रहे हो, यही तो डिफरेंस आ रहा है। अतुल से तो लेना देना नहीं, अतुल तो सिर्फ रेस्पेक्ट के लिए 900 लेके बैठा है, ठीक है ना, समझ गया ना। तो ये आपका सवाल हो गया। चलो आगे, बड़ा धीरे धीरे समझा रहा हूँ, समझ जाना। ये डीआई के सवाल, अभी 24 और 25 दोनों डीआई के सवाल है, लेकिन बड़े ताजे ताजे सवाल है। अब समझो, ये गाथा नहीं पढ़नी है, मैं आपको पहले ही बताया हूँ, गाथा नहीं पढ़नी है। आगे समझो, सीधा सवाल पे आओ। कंपनियां ए और सी के 4 वर्षों का संयुक्त औसत उत्पादन, ये भी इतना पढ़ने की, देखो आपकी नज़र सिर्फ डाटा पे जानी चाहिए, जी ध्यान रखो, प्रैक्टिस से आ जाएगा ये भी। ए और सी, अब ए है सी है, तो ए और सी का 4 वर्षों का संयुक्त उत्पादन, 4 वर्ष कितने हुए 60 और 50, 6 और 5, ये संयुक्त उत्पादन इतना बोले ना, आप कर दो जल्दी जल्दी, और एक बार पैसे पढ़ भी लो। लेकिन यह है कि आपका प्रैक्टिस होगा, आपको पता चलेगा कि ये मैं करने लायक सवाल है। 6 और 5 11 110, और 9 और 19 9 9 18 280, और ये हो गया 32 320, और ये हो गया आपका 5 6 7 2 2 4 6 470, ये हुआ ना 0, 8 और 2 10 11 और 7 18 8, असल का 1 4 3 7 8 9 और 10 1 11 1180। अब क्या हुआ, औसत उत्पादन, कंपनियों बी और डी के 4 वर्षों के संयुक्त औसत उत्पादन, ये औसत बोल रहा है, ध्यान रखना, ये अभी तक मेरा औसत नहीं निकला है, मैंने सिर्फ सम निकाला है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, दोनों में ही ये औसत बोल रहा है,
तो इसका मतलब दोनों में ही मुझे 8-8 का भाग देना पड़ेगा। 8 क्यों, 4 क्यों नहीं, ये भी चीज़ समझना। संयुक्त औसत उत्पादन जब भी बोलते हैं ना, ए और बी दो अलग अलग कंपनियां हैं और 4 साल है, तो टोटल 8 संख्याएं होंगी, समझ रहे ना। 8 का डिवाइड करना है, तो दोनों में ही जब 8-8 का डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 8-8 तो कट जाएगा ना। तो औसत का यहाँ पे परसेंटेज गैप देखो चाहे उसका देखो, बात वही है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो 1180 आगे, सम देखो चाहे औसत देखो, बात वही है। आगे, बी और डी के 4 वर्षों के संयुक्त औसत उत्पादन से कितने प्रतिशत है, बी और डी का 4 वर्षों का, तो 12 और 7 19, ये आपका हो गया 190। उसके बाद में आ गया आपका 270, और ये आपका आ गया 350, और ये आपका आ गया 200 470। ठीक है, 0 7 7 14, 14 और 24 23, 23 और 5 28 का 8, सल का 2, 4 3 7 8 9 10 2 12, 1280। तो अब ये क्या बोल रहा है, एक चीज़ हमेशा चेक कर लिया करो कि कौन किसका परसेंटेज पूछ रहा है। इस ए का बी पूछ रहा है, बी का ए पूछ रहा है, समझना। ये क्या बोल रहा है, बी और डी के 4 वर्षों के संयुक्त औसत उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। मतलब इससे ये पूछ रहा है कितना कम है या अधिक है। पहले तो ये देखो कि कम है कि अधिक है, कम ही है, ऑब्वियस चीज़ कम है ना, ये तो कम है, तो कम वाला आंसर या तो ये है या ये है, ये दोनों तो गए। इसके रेस्पेक्ट में ये तो कम ही है, तो ये तो गए। अब चलते हैं ये कितना कम है, 100 कम है, 1280 से 1180 100 कम है, लेकिन किस पे, 128 जीरो पे। तो ये जब जीरो जितना लगाना है लगा दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जीरो के चक्कर में नहीं रहना है, सीधा भाग देना स्टार्ट करो। ये जीरो जीरो सब काट काटी करो, सीधा मारो। तो 128 जब 1000 तक जाएगा तो कितना होगा, 7 दिख रहा है ना, 128 से 10 करोगे, मान लो 128 का जब भी आप 10 गुना करोगे तो 1280 आएगा। तो ये तो होने से रहा, 7 ही आएगा, चलो हो गया खत्म। यही कैलकुलेशन है, इससे आगे आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये नहीं कि आप चेक करने बैठ जाओ कि 7.8 आ रहा है ना, 7 गुना तक कर सकते हो, भाई 7 आ रहा है क्या, तो 128 का 7 गुना करके देख लो, थोड़ा और आत्मविश्वास आ जाएगा। लेकिन फिर 0.8 वगैरह पे मत चले जाना, ठीक है। चलो आगे ये हिंदी में है, बड़ा मोटा सवाल था तो मैंने एक स्लाइड की जगह 2 स्लाइड डाली है। तो ये हो गया। दूसरा हो गया आपका ये सवाल देखो, दूसरा आपका ये सवाल हो गया, वैसे सही हो रहा है ना, ठीक है। स्क्रीन कभी कभी छोटी ना रख, बड़ी ना रख दूँ। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का सवाल, ये पूरा पढ़ लो, पॉज मारो, उसके बाद में पूरा पढ़ो। ये हिंदी का पूरा सवाल है, ये पूरा हिंदी में पढ़ लो, हो गया दोनों। अब चलते हैं हम लोग आगे, ये यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा क्योंकि अभी यहाँ पे तो बचा नहीं है स्पेस। चलो हिंदी में देखते हैं एक बार। ये बोल रहा है 2010 में राज्य एक्स, ये हमारा लास्ट सवाल है, बड़ा अच्छे से, उसके बाद में मैं आपको बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है, पूरा देखना। 2010 में राज्य एक्स से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या में, राज्य एक्स, ये हुआ राज्य एक्स से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या, ये तो हुई उपस्थित, ये हुए उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत। अब ये तो बोल रहा है संख्या, यही चीज़ें देखनी है, ये बोल रहा है प्रतिशत, तो हमें संख्या निकालनी पड़ेगी, इसका मतलब ये है। तो अब यहाँ पे 2000 एक्स से, पहले तो एक्स से, ये एक्स से ही है, वो जेड से है, ध्यान रखना है। उत्तीर्ण 2010 में, तो ये हुआ 2010, इसके अंदर में ये हुआ 60%, तो यहाँ तक तो बात आ गई। और पुरुष और महिलाओं के अनुपात 5:7 है, तो इसका मतलब इसके अंदर में 5:7 किसका, मैन और वुमेन का कितना दिया है, 5:7, इतना तो हमें पता है। आगे, यदि 2010 में राज्य एक्स से उत्तीर्ण महिला उम्मीदवारों की संख्या 168 है, तो मतलब ये बोल रहा है वुमेन की वैल्यू 168 है, 7 की वैल्यू ये है। तो 2010 में राज्य एक्स से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, राज्य एक्स से उपस्थित होने वाले उम्मीदवार, तो उपस्थित मतलब ये, इसकी संख्या आपको निकालनी है, ये बोल रहा है। इसकी संख्या निकालने का मतलब क्या हुआ, उत्तीर्ण उम्मीदवारों का 60% है, तो अनुत्तीर्ण 40%, मतलब टोटल में 100% निकालना है। 60% मेरे पास में दिया हुआ है इस तरह से, उसको फिर 60 का 100% कर देना है। तो मेरे 7 का वैल्यू 168 है, तो 7 और 5 12 का वैल्यू कितना होगा, 7 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 24 गुना है ना ये, तो 12 का 24 गुना कर दो, 12 चौका 48 का 8, असल का 4, 12 दूना 24 और 4 28, 288, यही हो रहा है ना, 288। और 288 क्या है, ये आपका 60% है, ये 60% की वैल्यू है, तो 100% कितना होगा, ये 6 से काट दो, 6 चौक 24, 4 8 चौक 48, 48। और इसके बाद में ऑप्शन में देखो ऑप्शन अब कैसे दिखते हैं। मैं 0 0 सब इग्नोर मार के चलाता, तो मैं 0 के चक्कर में क्यों नहीं रहता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे समझो, ये ऑप्शन देखोगे ना तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे 480 आ रहा है, मैं कैसे चलता हूँ, 48 आ गया, इसका मतलब यही उत्तर है,
4.8 ऑप्शन में होता ना तो मैं वो मारता, मैं 48 होता ये मारता, 480 ये मारा, सब होते हैं तो फिर जीरो देखो, बाकी नहीं देखो। ये मेरा ट्रिक है, ठीक है, समय बचाने का। चलो हो गया हमारा आंसर। वैसे ये हमारा 7वां लेक्चर हमारा हो गया है। 11 तारीख तक तो हम पहुंच गए, 9-10 हमने पूरा खत्म कर लिया। यहाँ तक आपको पता है, अगर जो भी बंदा शुरू से देख रहा है, वैसे एक चीज़, जो भी बंदा शुरू से देख रहा है उसको ये लेक्चर कमेंट्स आप सब जाके पढ़ लेना। कमेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने ये पहला ही लेक्चर देखा है तो आप कमेंट्स जाके देख लेना सारे पिछले लेक्चर का, आपको तभी पता चल जाएगा कि सीरीज़ कितनी वैल्यूएबल है। मैं आपको ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, हर सवाल में नया अप्रोच बता रहा हूँ, आपकी गलतियाँ बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, जो कि अगर आप किसी टीचर्स का आप देखोगे ना तो वो आपको इतनी गलतियाँ पर्सनलाइज्ड टाइप का आपको फील नहीं कराएंगे कि आपको आपकी गलतियाँ बता रहे हैं, आपकी स्टेप पे बता रहे हैं आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो मैं आपको वो सब बता रहा हूँ, आपकी गलतियाँ बता रहा हूँ, तो आपको सब कुछ पसंद आया है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। आप ये मान के चलो, अपने दोस्तों को, लाइब्रेरी वालों को तो बताना ही है, ये भी मान के चलो। मैथ्स स्ट्रेटजी का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है वो 100% देख लेना। ये वीडियो जब तक लॉन्च होगा उसमें 60,000 व्यू आ चुके होंगे, जब मैं स्टार्ट किया तो उस समय 57,000 व्यू थे, ठीक है। आप ये मान के चलो बहुत जनों ने देखा है, ये मान के चलो कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतनी, ये मान लो, ठीक है, उतना जनों ने देखा उसको। मैं नहीं बिलीव कर रहा था क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर जब थे ना उस समय मैं वीडियो डाला, और अभी आप जो भी पिछले 3-4 दिनों में देखे हैं ना उनको पता होगा कि वो वीडियो कितना अच्छा गया है और सबको बहुत पसंद आया है। और मुझे तो वो ऑब्वियसली चीज़ है कि सबका रिएक्शन देख के तो मुझे और अच्छा लगा है, ठीक है। तो आपको वो मैथ्स स्ट्रेटजी का वीडियो देखना है, कल तक इंग्लिश स्ट्रेटजी का वीडियो आएगा, वो पक्का देखना, वो 100% वो भी देखना, क्योंकि अगर मैंने डिटेल में मैथ्स को इतना अच्छे से बताया है आपको, इंग्लिश को भी मैं 100% ट्राई करूँगा कि आपको मैं अपना जितना बेस्ट हो सकता है वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, तो आप क्या कीजिए, जाओ पहले तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक है, उस ग्रुप के अंदर में डाउट्स पूछो, जो पूछना है, सवाल पूछना है ना, जो डाउट्स मतलब मैथ्स के सवाल, बातें नहीं करनी है, चिट चैट नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप डाउट्स पूछो, जो पूछना है पूछो, मैं भी वहीं पे हूँ, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर, और सीरीज़ को 36 लेक्चर पूरे करना, आपका मैथ्स का बेड़ा मैं पार करवा दूंगा। चलो बाय बाय।